आज हम महापुरुषों की जीवनी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में चर्चा करेंगे। 14 नवंबर 1889 से 27 मई 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1889, मृत्यु 27 मई 1964। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 से 1964 तक थे। जवाहरलाल नेहरू संसदीय सरकार की स्थापना और विदेशी मामलों में गुटनिरपेक्ष नीतियों के लिए विख्यात हुए। 1930 और 1940 के दशक में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से वह एक थे। जन्म जन्म नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण परिवार के थे, जो अपनी प्रशासनिक क्षमताओं तथा विद्वता के लिए विख्यात थे और जो 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गए थे। इनका जन्म इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ। वे पंडित मोतीलाल नेहरू और श्रीमती स्वरूप रानी के एकमात्र पुत्र थे। अपने सभी भाई बहनों में, जिनमें 2 बहनें थीं, जवाहरलाल सबसे बड़े थे। उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। शिक्षा उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। 14 वर्ष की आयु में नेहरू ने घर पर ही कई अंग्रेज अध्यापिकाओं और शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त की। इनमें सिर्फ एक फर्डिनेंड बुस्क्वा, जो आधे आयरिश और आधे बेल्जियन अध्यात्म ज्ञानी थे, उन पर कुछ प्रभाव पड़ा। जवाहरलाल के एक समादित भारतीय शिक्षक भी थे, जो उन्हें हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। 15 वर्ष की उम्र में 1905 में नेहरू एक अग्रणी अंग्रेजी विद्यालय इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेजे गए। हैरो में दाखिल हुए, जहां वह 2 वर्ष तक रहे। नेहरू का शिक्षा काल किसी तरह से असाधारण नहीं था और हैरो से वह कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए, जहां उन्होंने 3 वर्ष तक अध्ययन करके प्रकृति विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या और वनस्पति शास्त्र थे। कैम्ब्रिज छोड़ने के बाद लंदन के इनर टेम्पल में 2 वर्ष बिताकर उन्होंने वकालत की पढ़ाई की और उनके अपने ही शब्द में परीक्षा उत्तीर्ण करने में उन्हें न कीर्ति और न अपकीर्ति मिली। परिवार भारत लौटने के 4 वर्ष बाद मार्च 1916 में नेहरू का विवाह कमला कौल के साथ हुआ, जो दिल्ली में बसे कश्मीरी परिवार की थी। उनकी अकेली संतान इंदिरा प्रियदर्शिनी का जन्म 1917 में हुआ। बाद में वह विवाहोपरांत नाम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी तथा एक पुत्र हुआ। उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई थी। बैरिस्टर के रूप में 1912 में वे बैरिस्टर बने और उसी वर्ष भारत लौटकर उन्होंने इलाहाबाद में वकालत प्रारंभ की। वकालत में उनकी विशेष रुचि न थी और शीघ्र ही वे भारतीय राजनीति में भाग लेने लगे। 1912 ईस्वी में उन्होंने बांकीपुर, बिहार में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। राजनीति में भारत लौटने के बाद नेहरू ने पहले वकील के रूप में स्थापित होने का प्रयास किया, लेकिन अपने पिता के विपरीत उनकी इस पेशे में कोई खास रुचि नहीं थी और उन्हें वकालत और वकीलों का साथ दोनों ही नापसंद था। उस समय वह अपनी पीढ़ी के कई अन्य लोगों की भांति भीतर से एक ऐसे राष्ट्रवादी थे, जो अपने देश की आज़ादी के लिए बेताब हों, लेकिन अपने अधिकांश समकालीनों की तरह उसे हासिल करने की ठोस योजनाएं न बना पाया हो। गांधी जी से मुलाकात 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में वे सर्वप्रथम गांधी जी के संपर्क में आए। गांधी उनसे 20 साल बड़े थे। दोनों में से किसी ने भी आरंभ में एक दूसरे को बहुत प्रभावित नहीं किया। बहरहाल 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने तक नेहरू भारतीय राजनीति में अग्रणी भूमिका में नहीं आ पाए थे। इस अधिवेशन में भारत के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में संपूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। उससे पहले मुख्य लक्ष्य औपनिवेशिक स्थिति की मांग थे। नेहरू जी के शब्द गांधी जी के अनुयायी होने के रूप में। नेहरू की आत्मकथा से भारतीय राजनीति में उनकी गहरी रुचि का पता चलता है। उन्हीं दिनों अपने पिता को लिखे गए पत्रों से भारत की स्वतंत्रता में उन दोनों की समान रुचि दिखाई देती है।
लेकिन गांधी से मुलाकात होने तक पिता और पुत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए निश्चित योजनाओं का विकास नहीं हुआ था। गांधी ने उन्हें राजनीति में अपना अनुयायी बना लिया। गांधी द्वारा कर्म पर बल दिए जाने के गुणों से वह दोनों प्रभावित हुए। महात्मा गांधी का तर्क था कि गलती की सिर्फ निंदा ही नहीं बल्कि प्रतिरोध भी किया जाना चाहिए। इससे पहले नेहरू और उनके पिता समकालीन भारतीय राजनीतिज्ञों का तिरस्कार करते थे, जिनका राष्ट्रवाद कुछ अपवादों को छोड़कर लंबे भाषणों और प्रस्तावों तक सीमित था। गांधी द्वारा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बिना भय या घृणा के लड़ने पर जोर देने से भी जवाहरलाल बहुत प्रभावित हुए। जेल यात्रा। कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू का जुड़ाव 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद आरंभ हुआ। इस काल में राष्ट्रवादी गतिविधियों की लहर जोरों पर थी और अप्रैल 1919 को अमृतसर के नरसंहार के रूप में सरकारी दमन खुलकर सामने आया। स्थानीय ब्रिटिश सेना कमांडर ने अपनी टुकड़ियों को निहत्थे भारतीयों की एक सभा पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया, जिसमें 379 लोग मारे गए और कम से कम 1200 लोग घायल हुए। नेहरू जी के शब्दों में भारत की सेवा का अर्थ करोड़ों पीड़ितों की सेवा है। इसका अर्थ दरिद्रता और अज्ञान और अवसर की विषमता का अंत करना। हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आदमी की यह आकांक्षा रही है कि प्रत्येक आँख के प्रत्येक आंसू को पोंछ दिया जाए। ऐसा करना हमारी शक्ति से बाहर हो सकता है, लेकिन जब तक आंसू है और पीड़ा है तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। 1921 के आखिर में जब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ प्रांतों में गैर कानून घोषित कर दिया गया, तब पहली बार नेहरू जेल गए। अगले 24 वर्ष में उन्हें 8 बार बंदी बनाया गया, जिसमें से अंतिम और सबसे लंबा बंदी काल लगभग 3 वर्ष का कारावास जून 1945 में समाप्त हुआ। नेहरू ने कुल मिलाकर 9 वर्ष से ज़्यादा समय जेलों में बिताया। अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपनी जेल यात्राओं का भी असामान्य राजनीतिक गति वाले जीवन के अंतरालों के रूप में वर्णित किया है। चाचा नेहरू। देश भर में जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू बच्चों से बेहद प्यार करते थे और यही कारण था कि उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहकर बुलाया जाता था। एक बार चाचा नेहरू ने मिलने एक सज्जन आए। बातचीत के दौरान उन्होंने नेहरू जी से पूछा, पंडित जी, आप 70 साल के हो गए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा बच्चों की तरह तरोताज़ा दिखते हैं, जबकि आपसे छोटा होते हुए भी मैं बूढ़ा दिखता हूँ। नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इसके 3 कारण हैं। मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, उनके साथ खेलने की कोशिश करता हूँ, इससे मैं अपने आप को उनके जैसा ही महसूस करता हूँ। मैं प्रकृति प्रेमी हूँ और पेड़ पौधों, पक्षियों, पहाड़, नदी, झरनों, चांद, सितारों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इनके साथ में जीता हूँ, जिससे यह मुझे तरोताज़ा रखते हैं। अधिकांश लोग सदैव छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं और उसके बारे में सोच सोचकर दिमाग खराब करते हैं। मेरा नज़रिया अलग है और मुझ पर छोटी छोटी बातों का कोई असर नहीं होता। यह कहकर नेहरू जी बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़े। जवाहरलाल नेहरू हमारी पीढ़ी के एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिक थे जिनकी मानव मुक्ति के लिए प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा, पहला चुनाव प्रचार। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का पहला चुनाव प्रसार भी यादगार है। एक बार कमेंटेटर के मुताबिक कांग्रेस का चुनाव प्रचार केवल नेहरू पर केंद्रित था। चुनाव में नेहरू ने सड़क, रेल, पानी और हवाई जहाज सभी का सहारा लिया। उन्होंने 25,000 मील की दूरी तय की, 18,000 मील हवाई जहाज से, 5,200 मील कार से, 1,600 मील ट्रेन से और 90 मील नाव से। चुनाव आयोग के लिए राहत की बात यह थी कि निरक्षरता के बावजूद पूरे देश में 60% वोटिंग हुई, जबकि पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 364 सीटें मिली थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ के प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। एक अहिंसात्मक सत्याग्रही होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने।
1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेताओं के रूप में उभरे। नेहरू जी ने कहा था, मेरे विचार में हम भारतवासियों के लिए एक विदेशी भाषा को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकारना सराकार अशोभनीय होगा। मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत बार जब हम लोग विदेश में जाते हैं और हमें अपने ही देशवासियों से अंग्रेजी में बातचीत करनी पड़ती है तो मुझे कितना बुरा लगता है। लोगों को बहुत ताज्जुब होता है और वे हमसे पूछते हैं कि हमारी कोई भाषा नहीं है, हमें विदेशी भाषा में क्यों बोलना पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कारावास सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने स्वायत्त शासित प्रांतीय मंत्रिमंडलों से परामर्श किए बिना भारत को युद्ध में झोंक दिया तो इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के आलाप मान ने अपनी प्रांतीय मंत्रिमंडल वापस ले लिए। कांग्रेस की इस कार्रवाई से राजनीति का अखाड़ा जिन्ना और मुस्लिम लीग के लिए साफ हो गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव। कांग्रेस पार्टी में अब नेतृत्व गांधी के हाथ में था, जिन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ देने का आह्वान किया। नेहरू हालांकि युद्ध प्रयत्नों पर प्रश्न उठाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन गांधी का साथ देने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी और नेहरू समेत समूची कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अपने 9वें और अंतिम कारावास से नेहरू 15 जून 1945 को रिहा हुए। भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 2 वर्ष के भीतर भारत को स्वतंत्र और विभाजित होना था। वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग को साथ लाने की अंतिम कोशिश भी नाकाम रही। इस बीच लंदन में युद्ध के दौरान सत्तारूढ़ चर्चिल प्रशासन का स्थान लेबर पार्टी की सरकार ने ले लिया था। उसने अपने पहले कार्य के रूप में भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा और बाद में लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त कर दिया। अब प्रश्न भारत की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि यह था कि इसमें एक ही स्वतंत्र राज्य होगा या एक से अधिक होंगे। जहां गांधी ने विभाजन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, वहीं नेहरू ने अनिच्छा से लेकिन यथार्थवादिता से मौन सहमति दे दी। भारत की स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित होने वाले उत्तराखंड के प्रमुख पत्र युगवाणी में नेहरू जी द्वारा दिनांक 9 अगस्त 1947 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिए गए भाषण का अंश प्रकाशित करते हुए लिखा गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि राज्यों का पुनर्गठन। नेहरू के समय में एक और अहम फैसला भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का था। इसके लिए राज्य पुनर्गठन कानून 1956 पास किया गया। आज़ादी के बाद भारत में राज्यों की सीमाओं में हुआ यह सबसे बड़ा बदलाव था। इसके तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई। इसी कानून के तहत केरल और बॉम्बे को राज्य का दर्जा मिला। संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके तहत भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन में गांधी ने नेहरू को अध्यक्ष पद के लिए चुना तब वे 35 वर्ष तक 1964 में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए मृत्यु तक 1962 में चीन से हारने के बावजूद नेहरू अपने देशवासियों के आदर्श बने रहे। राजनीति के प्रति उनका धर्मनिरपेक्ष रवैया गांधी के धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न था। गांधी के विचारों ने उनके जीवन काल में भारतीय राजनीति को भ्रामक रूप से एक धार्मिक स्वरूप दे दिया था। गांधी धार्मिक रूढ़वादी प्रतीत होते थे, किंतु वस्तुतः वह सामाजिक उदारवादी थे जो हिंदू धर्म को धर्मनिरपेक्ष बनाने की चेष्टा कर रहे थे। गांधी और नेहरू के बीच असली विरोध धर्म के प्रति उनके रवैये के कारण नहीं बल्कि सभ्यता के प्रति रवैये के कारण था। जहां नेहरू लगातार आधुनिक संदर्भ में बात कर रहे थे, वहीं गांधी प्राचीन भारत के गौरव पर बल दे रहे थे। देश के इतिहास में एक ऐसा मौका भी था जब महात्मा गांधी को स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से किसी एक का चयन करना था। लौह पुरुष के सख्त और बागी तेवर के सामने नेहरू का विनम्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण भारी पड़ा और वह न सिर्फ इस पद पर चुने गए बल्कि उन्हें
सबसे लंबे समय तक विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र की बागडोर संभालने का गौरव भी हासिल हुआ। गुटनिरपेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेहरू का सितारा अक्टूबर 1956 तक बुलंदी पर था। 1956 में सोवियत संघ के खिलाफ हंगरी के विद्रोह के दौरान भारत के रवैये के कारण उनके गुटनिरपेक्ष नीति की जमकर आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत अकेला ऐसा गुटनिरपेक्ष देश था जिसने हंगरी पर आक्रमण करने के मामले में सोवियत संघ के पक्ष में मत दिया। इसके बाद नेहरू को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आह्वान की विश्वसनीयता साबित करने में काफ़ी मुश्किल हुई। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों में उपनिवेशवाद का विरोध उनकी विदेश नीति का मूल आधार था, लेकिन 1961 में गुटनिरपेक्ष देशों के बेलग्रेड सम्मेलन तक नेहरू ने प्रति उपनिवेशवाद की जगह गुटनिरपेक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू कर दिया था। 1962 में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के फलस्वरूप चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी घाटी पर हमले की चेतावनी दी। नेहरू ने अपनी गुटनिरपेक्ष नीति को ताक पर रखते हुए पश्चिमी देशों से सहायता की मांग की और चीन को पीछे हटाना पड़ा। भारत चीन युद्ध। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस समय बेमानी साबित हो गया जब सीमा विवाद को लेकर 10 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और नेफा में भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया, लेकिन नेहरू ने इसे जानबूझकर की गई कार्रवाई बताया। नवंबर में एक बार फिर चीन की ओर से हमले शुरू हुए। हालांकि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। तब तक 1300 से ज़्यादा भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। पंडित नेहरू के करियर का यह सबसे बुरा दौर साबित हुआ। उनकी सरकार के खिलाफ संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। वैज्ञानिक प्रगति की प्रेरणा स्रोत। गांधी जी के विचारों के प्रतिकूल जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। विज्ञान के विकास के लिए 1947 में नेहरू ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कई बार भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भाषण दिया। भारत के विभिन्न भागों में स्थापित विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनेक केंद्र इस क्षेत्र में उनकी दूरदर्शिता के स्पष्ट प्रतीक हैं। खेलों में नेहरू की व्यक्तिगत रुचि थी। उन्होंने खेलों को मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक बताया। एक देश का दूसरे देश से मधुर संबंध कायम करने के लिए 1951 में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया। समाजवादी विचारधारा से प्रभावित नेहरू ने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना का लक्ष्य रखा। उन्होंने आर्थिक योजना की आवश्यकता पर बल दिया। वे 1929 में कांग्रेस द्वारा नियोजित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता पश्चात वे भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग के प्रधान बने। नेहरू जी ने सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया। उनके व्यक्तिगत प्रयास से ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। मृत्यु। चीन के साथ संघर्ष के कुछ ही समय बाद नेहरू के स्वास्थ्य में गिरावट के लक्षण दिखाई देने लगे। उन्हें 1963 में दिल का हल्का दौरा पड़ा। जनवरी 1964 में उन्हें और दुर्बल बना देने वाला दौरा पड़ा। कुछ ही महीनों के बाद तीसरे दौर में 27 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई।